फ्रेंड्स यार आज का जो हम जनरल नॉलेज का टॉपिक करने वाले हैं वो यार आजकल आपने देखा होगा कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन आ गया कि यार एयर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यार क्या प्रॉब्लम है कमर्शियल एविएशन सेक्टर के अंदर, क्या प्रॉब्लम है एयरलाइन सेक्टर के अंदर और क्यों गवर्नमेंट को एयर इंडिया के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हमारा पेन ड्राइव कोर्स है यार। इसके अंदर आपको क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है आपको सारी वीडियोस मिलती है, वर्कशीट्स मिलती हैं, ठीक है। आपको 200 से ज्यादा घंटे की वीडियोस मिलती हैं, आप कभी भी अपने डाउट सेशन ले सकते हो। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो आपको ना करंट अफेयर्स और जीके मिलता है, जो आपका सिर्फ एक कैट और एनमैट के, अगर आप ये 2 एग्जाम्स हटा दो तो बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर ये हर के अंदर पूछा जाता है, चाहे आईएफटी हो, जैट हो, स्नैप हो, टिस हो, सीमैट हो, हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। और इसी के साथ नेशनल लेवल की यार एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जहां आपका 10,000 प्लस बच्चों के अंदर से स्कोर आएगा। तो फ्रेंड्स आप पॉज करके देख सकते हो कि यार ये सारा है अपना पेन ड्राइव का कंटेंट। अच्छा फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यार कि कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना कि यार कमर्शियल फ्लाइट्स हैव ग्रेट बेनिफिट्स। आपको पता है यार, आपको मान लो आप आज इंडिया के अंदर हो और आपको यूएस से जाना है, और अगर आपको ये शिप से जाना होगा तो आपको तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। और यही अगर आप कमर्शियल फ्लाइट के अंदर जाते हो तो आप 24 आवर्स के अंदर सीधा इंडिया से न्यूयॉर्क जा सकते हो। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि यार जो और इंडस्ट्रीज थी, नॉट ओनली कमर्शियल इंडस्ट्रीज, वो भी इससे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई कमर्शियल फ्लाइट्स की वजह से। लेकिन ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट एयरलाइंस रेयरली मेक सीरियस प्रॉफिट्स, यानी कि एयरलाइंस बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाती, मेजरली या तो लॉस में ही चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें क्या कहना चाहता है, द इंडस्ट्री सीम्स टू रन ऑन लॉसेस मोर ऑफन देन नॉट, यानी कि मेजरली वो लॉसेस पे ही चलती हैं। और यही केस रहा है ज्यादातर इंडिया के अंदर। और जो क्लासिकल इसका एग्जांपल है वो है एयर इंडिया। इसको कैसे है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महाशय, इनका नाम होता है महाराजा, और ये लोगो है एयर इंडिया का, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो मैस्कॉट है। अच्छा लेकिन फ्रेंड्स आप समझते हैं कि यार कमर्शियल एविएशन के अंदर, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, कमर्शियल एविएशन के अंदर, कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब ये एयरलाइंस इतने बड़े बड़े जो जहाज उड़ाती हैं खुद क्यों डूब जाती हैं? तो अब समझते हैं फ्रेंड्स इसको। सबसे पहली फर्स्ट चीज क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए 4 फैक्टर है। सबसे पहले है कि यार एयरलाइनर्स के जो ये गैजेट्स होते हैं ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर बोइंग का एरोप्लेन होता है तो वो कम से कम $300 मिलियन का होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो $300 मिलियन कितना अमाउंट हो गया, अराउंड 2000 करोड़ रुपीस के आसपास। अगर एक एक प्लेन एयरक्राफ्ट ही 2000 करोड़ रुपीस का है और आपको 50 एयरक्राफ्ट चाहिए तो ऑलरेडी ये 1 लाख करोड़ रुपीस हो गए। तो कितना मुश्किल है इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदना। सेकेंड है फ्रेंड्स इनका फ्यूल। अब फ्यूल क्या है फ्रेंड्स, जो इनका एयरप्लेन चलाने का खर्चा आता है उसमें से 40-45 खर्चा तो फ्यूल का ही निकल गया। और जो पेट्रोल की कीमत है या जो फ्यूल की कीमत है वो एयरलाइंस का तो उसमें कोई कंट्रोल है ही नहीं, वो तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल होगा वही मिलेगा एयरलाइंस को। तो इसके अंदर भी अगर फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तब भी एयरलाइंस को बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। थर्ड फ्रेंड्स, अब फ्लाइट उड़ाने के लिए आपको पायलट्स चाहिए, क्रू चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए जो मेंटेनेंस कर सके, वो फिर बहुत एक्सपेंसिव होता है। और चौथा फ्रेंड्स, अब ये एरोप्लेन है, ये अपने घर की कार नहीं है जो हमने कहीं भी पार्किंग में लगा दी, इनको खड़ी करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड जगहें होती हैं, स्पेशलाइज्ड हैंगर्स होते हैं, और वहां पे भी पार्किंग इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। और फ्रेंड्स अगला फैक्टर क्या है जिसने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल रूइन कर दिया है, वो है फ्रेंड्स कंपटीशन। फ्रेंड्स कंपटीशन सिर्फ इंटरनल कंपटीशन नहीं है, यानी कि एयरलाइंस को आपस में ही कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन एक्सटर्नल कंपटीशन भी है। कैसे? आप ये देखो, कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मोड्स है फ्रेंड्स। ऑल्टरनेटिव मोड यानी कि यार मान लो आपको दिल्ली से बॉम्बे की टिकट है फ्लाइट की, मान लो महंगी होके हो जाए 7,000 रुपए की, तो आप कहोगे यार फ्लाइट में कौन जाएगा, मस्त ट्रेन में 2,000 रुपए में चला जाता हूं। तो अगर ट्रेन 2,000 की और फ्लाइट 7,000 की है तो कोई फ्लाइट में
नहीं जाएगा, फिर वही जाएगा जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में जा रहा होगा या जो रिच पर्सन होगा, नॉर्मल इंसान फ्लाइट में नहीं जाएगा। तो यही है कि आप उसके फ्लाइट के फेयर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सो इसी की वजह से क्या होता है कि जो मेजरली एयरलाइंस है ना वो अपनी कॉस्ट कम नहीं कर पाती हैं, और इन्हीं की वजह से इनका डूमफॉल आने लग जाता है, डाउनफॉल होने लग जाता है, ये कोलैप्स होने लग जाती है अपने खर्चों की वजह से। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है, इंडिया के अंदर एयरलाइंस क्यों फ्लॉप हो रही हैं? सबसे पहला फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, यानी कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको कंप्लाई करते करते ही आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स और टाइम और मनी लग जाए। और दूसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली, बॉम्बे और ये मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता हटा दो तो बाकी कोई एयरपोर्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये चार तो चलो बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन बाकी जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है वो भी इतना अच्छा नहीं है। और फ्लाई नॉन रेम्यूनरेटिव रूट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? मान लो आज एक एयरलाइंस को परमिशन चाहिए कि यार उसको दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट ऑपरेट करनी है, क्योंकि ये एक बिजी रूट है, ये फुल रहता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, अगर आप दिल्ली टू मुंबई चला रहे हो तो आपको हफ्ते में एक फ्लाइट दिल्ली टू शिरडी भी रखनी पड़ेगी, या दिल्ली टू भुवनेश्वर रखनी पड़ेगी, या दिल्ली टू कोची रखनी पड़ेगी। तो जहां पे इतना ट्रैफिक नहीं है वहां भी फ्लाइट्स अगर चलाएंगे तो कैसे खर्चा निकलेगा? दूसरा है फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शंस दैट रिड्यूस द पूल ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर बाहर से भी लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें इंडियन एयरलाइंस के अंदर तो वो अभी तक इतना अलाउ नहीं करा हुआ था। अब फ्रेंड्स, एक गजब की बात है, लेकिन इंडिया में एक एयरलाइन जरूर है जो हमेशा प्रॉफिट कमा रही है पिछले बहुत सालों से, वो है इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सालों से प्रॉफिट में रही है, तो इसकी केस स्टडी तो बिल्कुल अलग है, वो अभी हम ये नहीं कर रहे। और जो एयरलाइंस कभी कभी प्रॉफिट में आती है, कभी कभी नुकसान में आती है, वो है जेट, यानी कि ये इंटरमिटेंटली प्रॉफिट कमाती है, यानी कि रुक रुक के, ये नहीं कि कॉन्सिस्टेंटली ये प्रॉफिट कमाए, ये इंटरमिटेंटली प्रॉफिट कमाती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक एयरलाइन ऐसी है जिसका हम कर रहे हैं जिसने कंसिस्टेंटली लॉस जनरेट किया है, वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने क्यों किया जनरेट लॉस? अब आपको फ्रेंड ये देख के समझ आएगा कि क्यों ये एयरलाइंस फेल हो रही है, क्यों ये एयरलाइंस फ्लॉप हो रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैसिव डेट अराउंड $8 बिलियन की, यानी कि इस एयरलाइन पे इतना कर्जा है कि मतलब अगर आप $8 बिलियन को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो अराउंड 50,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इस पर सिर्फ कर्जा है 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर आप इसका सिर्फ इंटरेस्ट भी देखो तो आई गेस 50,000 करोड़ रुपीज का साल का इंटरेस्ट ही अराउंड 4,000 to 5,000 करोड़ हो गया, और महीने का इंटरेस्ट अराउंड 3,500 to 350 to 400 करोड़ रुपीस मंथली। तो फ्रेंड्स सिर्फ इंटरेस्ट हो गया जो इतनी डेट पे इनको देना पड़ता। दूसरा है फ्रेंड्स पुअर लोड फैक्टर्स, यानी कि फ्रेंड्स हम सबको पता है कि यार हमारी एक परसेप्शन बन गई है कि यार एयर इंडिया ना भाई यार ये लोकल एयरलाइन है, इसमें कौन जाएगा, इसमें अंकल आंटी जैसा तो स्टाफ होता है और इनका खाना घटिया होता है, ये सरकारी है। तो फ्रेंड्स पुअर क्वालिटी की ना एक परसेप्शन बन गई है एयर इंडिया के अंदर, वो प्रीमियम वाली फील नहीं आती एयर इंडिया के अंदर, और ना ही इसकी वो चीप वाली इमेज है कि यार चीप फ्लाइट है, फटाफट चलो चल के आ जाएंगे। तो ये इससे एक्सपेक्टेशंस भी हैं और ये पूरी भी नहीं कर पा रही, तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरा फ्रेंड्स, इन पे बहुत ज्यादा स्टाफ है, ओवर स्टाफ है, यानी कि 27,000 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, जिसका इतना ज्यादा इनका वेज बिल बन जाता है, यानी कि मंथली जिनको सैलरी देनी पड़ती है। और फ्रेंड्स इस स्टाफ को ना कम भी नहीं कर पाते क्योंकि फिर ना लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये सारे एम्प्लॉयज कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट जब उनपे स्टे लगा देता है और उसके बाद ये फिर दोबारा जॉब करने लग जाते हैं, तो कंपनी वहीं पे फंस जाती है। और दूसरा गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी इमेज इंपॉर्टेंट है कि यार हम कैसे लोगों को निकाल दें, इमेज की भी सवाल है गवर्नमेंट के लिए, चाहे कोई भी सरकार हो। तीसरा फ्रेंड्स, इतना ज्यादा इसके अंदर नुकसान हुआ है कि गवर्नमेंट ने हमेशा इसके अंदर पैसे डाले हैं, मतलब ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए हमेशा इसके अंदर
पैसे डाले हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट इससे थोड़ा सा हट रही है। वो अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि यार हम एयर इंडिया के अंदर और ज्यादा पैसे डाल के इसको टर्न अराउंड करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार क्या करो, फ्रेंड्स गवर्नमेंट कह रही है डिसइन्वेस्टमेंट करो। और ये किसका आइडिया है? ये आइडिया है मेजरली एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी का आइडिया है कि यार अब इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 2-3 तरीके से इन्होंने सोचा है कि यार क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि यार हम क्या करेंगे, हम ना इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को ईज करेंगे, जो पहले मैंने आपको बताया था कि यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरसीज पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन एयरलाइंस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एमिरेट्स है, एतिहाद है, पैन एम है, तो यानी कि ये जो सारी एयरलाइंस है या और कोई कंपनी भी है वो इनमें इन्वेस्ट कर सकती है और 49% शेयर इसके अंदर खरीद सकेगी जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस होगा। तो उसके लिए पहले इनको थोड़ा सा कानून में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने बोला कि यार हम 51% शेयर इसका एयर इंडिया का बेच देंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कि फ्रेंड्स जो कंट्रोल होगा वो उसके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि 51% आते ही मेजॉरिटी हो गई। तो मेजॉरिटी होते ही जो कंट्रोल होगा वो उसके पास आ जाएगा जिसके पास ये शेयर होंगे। तो इसके साथ साथ ये और क्या करेंगे, मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसमें से ये 30,000 करोड़ का कर्जा अराउंड माफ कर देंगे, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे अपनी डेट बुक से, ताकि गवर्नमेंट को यार ये रहे कि जो खरीद रहा है वो भी एटलीस्ट चला सके। अगर वो पहले 50,000 करोड़ का कर्जा उतारेगा तो वो एयरलाइंस कैसे चलाएगा? तो चल नहीं सकती। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा ये कर्जा भी इनको माफ करना पड़ेगा उसके लिए। और इन्होंने बोले कि यार हम एयर इंडिया एज अ होल नहीं बेचेंगे, इसको ना हम 4 कंपनीज में बेचेंगे, 4 एंटिटीज में बेचेंगे। क्या होगी 4 एंटिटीज? एक तो वो जो सिर्फ एयरलाइन बिजनेस करती है, दूसरा वो जो उसका रीजनल बिजनेस संभालती है, तीसरा वो जो फ्रेंड्स ग्राउंड हैंडलिंग करती है यानी कि ग्राउंड स्टाफ जो होता है, और चौथा वो जो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस देखती है यानी कि इंजीनियर्स होते हैं जो मेंटेनेंस देखते हैं एयरक्राफ्ट के। तो इस वजह से ये इसको 4 एंटिटीज में बेचेंगे ताकि एक किसी एंटिटी पे बहुत ज्यादा लोड ना मिल जाए और 4 एंटिटीज अपना इंडिविजुअली सरवाइव कर सकें। तो फ्रेंड्स अब आगे क्या है? कमर्शियल एयरलाइंस का आगे का फ्यूचर क्या है? फ्रेंड्स मैं आपको इंडिया का सिनेरियो बताता हूं यार, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यार इंडिया का सिनेरियो क्या है। इंडिया का सिनेरियो ये है कि फ्रेंड्स इंडिया के अंदर ना यार बहुत तेजी से एयरलाइन ट्रैफिक बढ़ रहा है, यानी कि पैसेंजर ग्रोथ है ना वो क्विकेस्ट इन द वर्ल्ड है। और अब हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं लार्जेस्ट मार्केट जो फ्लाई करती है, यानी कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज करती है, यानी कि अब हम तीसरे नंबर पे यानी कि बहुत तेजी से आगे आते चले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट के अंदर भी प्लान्स है कि यार हम बाहर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल कराते हैं, तो क्यों ना इसको मेक इन इंडिया के अंदर, इसको इंडिया के अंदर ही सारे प्लेनों की यार मेंटेनेंस और रिपेयर हो जाए। तो यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार मिलेगा और यहाँ पे भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और इंडिया का नाम भी बनेगा इससे। तीसरा गवर्नमेंट ने कहा है कि यार हम एयरपोर्ट की कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप 4 एयरपोर्ट हटा दो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, तो बाकियों की इतनी कुछ खास कैपेसिटीज नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर एयरपोर्ट की कैपेसिटीज बढ़ती हैं तो फ्रेंड्स उससे फ्यूल कंजम्पशन भी रिड्यूस होगा, जो कि 40 से 45% की कॉस्ट करता है एयरलाइन को। दूसरा पार्किंग फीस भी कम होगी, जो अभी पार्किंग की फीस हैंगर्स के अंदर बहुत ज्यादा लगती है एयरलाइंस की, वो भी कहीं ना कहीं इससे कम हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स जो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। फ्रेंड्स अभी जो ट्रेंड दिख रहा है ना वो दिख रहा है यार क्रूड ऑयल का ना प्राइस ऊपर जा रहा है, और क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इससे क्या होगा कि जो एविएशन फ्यूल है वो महंगा हो जाएगा, और अगर एविएशन फ्यूल महंगा हो जाएगा तो उससे कॉस्ट महंगी हो जाएगी, और कॉस्ट महंगी हो जाएगी तो टिकट्स महंगी हो जाएंगी, और टिकट्स महंगी हो जाएंगी तो कम लोग ट्रेवल करेंगे। डिमांड और सप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स अगर बस यही देखना है कि क्रूड के अगर प्राइसेस ना बढ़े और ये सारे स्टेप्स लेके और डिसइन्वेस्टमेंट के ये सारे स्टेप्स लेके क्या एयर इंडिया दोबारा एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ पाता है, ये हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि यार अब ये आगे क्या होता है, ये अगर ये सारा पाथ गवर्नमेंट फॉलो करती है तो। फ्रेंड्स इसी के साथ यार ये जीके की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कॉलेज से लेके, कोई सब्जेक्ट को लेके, कोई जनरल प्रॉब्लम को लेके, तो आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो।
या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, हमारी ईमेल आईडी, और मैं कोशिश करूंगा कि यार आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं. टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स. स्टे ब्लेस्ड. थैंक्स.